बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। एक तो बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है, अपोजिशन की तरफ से बहुत मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन, और फिर ये दोनों पार्टीज इत्तेहादियों से मिल रही है। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने आज MQM के वफ्द से मिलना था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात चौधरी बिरादरान से हो चुकी। और लेटेस्ट ताज़ा तरीन डेवलपमेंट तो ये है कि उन्होंने अदम एतमाद के हवाले से चौधरी बिरादरान की सपोर्ट मांगी थी, लेकिन उन्होंने उससे माजरत कर ली और कहा है कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं अगले ये 5 साल के पूरे टेन्योर के लिए। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे चीन की। क्या कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस दौरे के बाद? सुनी। के साथ साथ वजीर आजम की नशिस्त हुई, पूरी डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई, जिसमें प्रीमियर ली के साथ उनकी मुलाकात हुई और उस पे हमने माशी मैदान में आगे बढ़ना है, उस पर हमने मुफस्सल तबादला ख्याल किया कि अगले आने वाले दिनों में हमें इन्हांस्ड मार्केट एक्सेस चाहिए, तो किस तरह हमने उसको आगे लेकर चलना है। ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करना है, तो किस तरह करना है। हमने पाकिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना है, तो किस तरह करना है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इकोनॉमी के हवाले से शाह महमूद कुरैशी जो बात कर रहे थे, तो खबर ये भी है कि ये जो दौरा था प्राइम मिनिस्टर साहब का चीन के हवाले से, वहाँ पर अरबों डॉलर के हवाले से मुआहदे तय पा गए, जिसमें चीनी कंपनियां पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करेंगी और बहुत बड़ी तादाद में सनतकारी को मुंतकिल किया जाएगा और तजारत को फ़रोग़ दिया जाएगा दोनों मुल्कों के माबैन। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी ने इस दौरे के हवाले से जब कश्मीर और हिंदुस्तान की बात की तो क्या कहा, ये भी सुन। जो पाकिस्तान की जो तशवीश है इस वक्त, वहाँ जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, और जो हिंदुस्तान की हिकमत अमली है उस पर भी मैं समझता हूँ कि उनकी सोच में और हमारी सोच में चीन के और पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट शॉट शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान के हवाले से था। पाकिस्तान और चीन जो हैं वो अफगानिस्तान के मसले पर भी इकट्ठे हैं। क्या कहा, सुन लीजिए। हमने आज अफगानिस्तान से मुतल्लिका कुछ अहम फैसले किए हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और इस नशिस्त से पहले मेरी जो स्टेट काउंसलर है, फॉरेन मिनिस्टर है वांगी, उनसे मुलाकात हुई और उस पर तय हुआ कि इंशाअल्लाह जो हमारा OIC का CFM है उसके बाद मार्च के इख्तिताम पर आखिरी हफ्ते उन्होंने मुझे दावत दी है कि मैं वापस बीजिंग आऊँ और हम एक नशिस्त करेंगे ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान। तो ये जितनी भी बातें कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब, ये वो बातें कर रहे थे कि दौरा चीन पाकिस्तान के हवाले से कितना अहम था, मौशी पॉइंट ऑफ व्यू से, दीगर मामलात के हवाले से भी। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हैं, पता नहीं उनका सही तरह से वेलकम हुआ है नहीं हुआ, पता नहीं। चीन के जो सदर हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं नहीं मिले हैं, बहुत सारे ट्वीट्स भी किए गए कुछ सहाफ़ी बरादरी की तरफ से भी, और अपोजिशन तो इस हवाले से बात कर ही रही थी। और फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी को एक ट्वीट करना पड़ा जिसमें उन्होंने वो वीडियो लगाई प्राइम मिनिस्टर की जिसमें वो सदर से मिल रहे थे चीन के। तो यहां पर तो ये बातें हो रही थी, बट एट द सेम टाइम बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूं कि दौरा जिस तरह से पाकिस्तान के लिए अहम था, चीन के लिए भी अहम था। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन के लिए किस तरह से अहम था। चीन के लिए इसलिए अहम था कि चीन में इस वक्त हो रही है बीजिंग ओलंपिक्स, और अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, बरतानिया आता है, इन ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक लेवल पे बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने एथलीट्स को, स्पोर्ट्समैन को तो भेजेंगे, लेकिन कोई भी वजीर या हायर ऑफिशियल वहां पर नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि चाइना के अपने अंदर इंसानी हकूक की पामाली होती है। तो चीन जो है उसको भी एक सपोर्ट चाहिए थी। पाकिस्तान ने इस मौके पे चीन को वो सपोर्ट दी है। ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि दीगर मुल्कों ने भी चीन को सपोर्ट किया, जिसमें सऊदी अरेबिया भी आता है, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी आता है। अब अमेरिका इस हवाले से सीख पा भी है। रूस भी इस सपोर्ट में शामिल था, और ना सिर्फ इस सपोर्ट में शामिल था बल्कि पाकिस्तान और रूस के माबैन जो मामलात है वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, ताल्लुकात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें भी चीन का एक बहुत अहम किरदार है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले जब रीजनल लेवल पे स्ट्रेटजी की बात की थी तो क्या कहा था। तो चाइना के हवाले से तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी का हिस्सा है CPEC, और CPEC
के जरिए 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना पाकिस्तान में करने जा रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताता चलूं कि रूस के हवाले से भी खबर ये है कि रूस जो है वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट करना चाहता है और ना सिर्फ मौशी सतह पे बल्कि बाकी हवालों से भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। और ये पहली दफा हो रहा है कि रूस के सरकारी टीवी पर कश्मीर के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री ना सिर्फ तैयार की जा रही है बल्कि नशर की जाएगी, जिसमें भारतीय मजालिम जो कश्मीर में हो रहे हैं और मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं किस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है, किस तरह से कश्मीर का जो वो डेमोग्राफी है उसको तब्दील किया जा रहा है आर्टिकल 35 और 370 की वायलेशन के बाद, और उसको खत्म करने के बाद बाकायदा तौर पे रूस सरकारी लेवल पे इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। मैं समझता हूं कि कश्मीर के हवाले से बहुत बड़ी फतह है, आपको इस डॉक्यूमेंट्री का एक हिस्सा दिखा। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ आपको पता है कि इस महीने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूस का दौरा करने भी जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछले साल अप्रैल में जब रूसी वजीर खजाना पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो एक अखबार ने सुर्खी भी लगाई थी कि रूस ने पाकिस्तान को एक ब्लैंक चेक ऑफर किया। उन्होंने कहा कि जो आपको हमसे सपोर्ट चाहिए, जो हमसे कोऑर्डिनेशन चाहिए, आप हमें बताएं, हम वो करने के लिए तैयार है। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब का ये दौरा इस तनाजुर में बहुत अहम है। और ये भी खबर आ रही है कि रूस के जो सदर है व्लादिमीर पुतिन वो भी पाकिस्तान का जल्द दौरा करेंगे, हो सकता है इसी साल में बहुत जल्दी उनका दौरा हो। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी अर्ज करूं कि जो चाइना के साथ मामलात हुए उसमें ना सिर्फ मौशी लेवल पे, तजारती लेवल पे, खासतौर पे सीपैक के अमूर के हवाले से बात हुई। आपने सुना भी चेयरमैन सीपैक मोमिन खुसूसी जो है सीपैक के हवाले से वजीर आजम के, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, बल्कि दिफा पर भी एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाने की बात हुई। कश्मीर के हवाले से भी चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान के मौकिफ को सपोर्ट करते हैं। और फिर पाकिस्तान ने बदले में क्या किया? पाकिस्तान ने कहा कि ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, ये तीनों मामलात जो हैं चीन के, इसमें हम चीन को सपोर्ट करते हैं। फिर दोनों ने मिलकर ये कहा कि मसला अफगानिस्तान जो है, जिस तरह से वहां पे एक ह्यूमन ट्रेजेडी जन्म ले चुकी है, 9.5 अरब डॉलर जो फॉरेन रिजर्व है अफगानिस्तान का, वो अमेरिका मुंजमद करके बैठा है, जिसकी वजह से तालिबान हुकूमत इकोनॉमी में खर्च करने के लिए काबिल नहीं है और वहां पे वो तनख्वाहें देने के काबिल नहीं है और वहां पे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं आम लोगों को। तो दोनों मुल्कों ने कहा कि वो अमेरिका को रिलीज करने चाहिए। तो ये अलामिया बाद में नशर हुआ। और मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, ये अमेरिका को भा नहीं रही है, अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही है, अमेरिका इस हवाले से इतना खुश नहीं है। इसलिए अमेरिका जो है अपने इत्तेहादियों के साथ इसके ऊपर बातचीत भी कर रहा है। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़िया गाजी साहब ने इस हवाले से बात करने के लिए। सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है चीन का, जिसमें रूस के साथ भी हमारी कुर्बतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर को 20 साल बाद पाकिस्तान का वजीर आजम, कोई भी वजीर आजम आफ्टर 20 years इज गोइंग टू विजिट रशिया। 20 साल तक कोई विजिट नहीं था रशिया का। तो चीन के साथ तो मामलात अपनी जगह पे, रशिया के साथ जो अब कुर्बतें बढ़ रही हैं और जिस तरह से रशिया और सेंट्रल एशिया तक जो है तजारत जो है वो आसान हो जाएगी अगर ये मामलात तय पाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई बड़ा पाकिस्तान के लिए फायदा हो सकता है? इस दौरे को आप समझते हैं कि कामयाब था प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा? देखिए, मेरी आज मंसूर खालिद साहब जो के मामले खसूसी हैं सीपैक पे कि उनके मेरे प्रोग्राम में उनसे एक तफसीली बातचीत भी हुई है। जो माहिदे वो बता रहे हैं कि 19 के करीब मीटिंग्स जो हैं अटेंड की हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस अपने मुख्तसर दौरे के दौरान। अब सवाल बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि ये जो एक इमर्जिंग ब्लॉक है दुनिया में, रूस का, चीन और उसमें ईरान भी शामिल है, तो ये मुस्तकबिल है दुनिया का जो एक माशी ताकतें उभर रही हैं। और हम देखते हैं कि अमेरिका बहरहाल एक लागर होता हुआ एक सुपर पावर लग रही है। और दूसरी बात ये कि हम ये भी देखते हैं कि इंतहाई एक लीथल किस्म का जो हमें दिया पैकेज इस दफा, और बहुत सख्ती की हमारे ऊपर IMF ने, और जो भी उनकी शराइत थी, तो इस तरह लगा हमें कि आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं। आखिरी वक्त पे जब PM साहब का दौरा हो रहा था तो तब अमेरिका की तरफ से बयान आया कि जी पाकिस्तान जहाँ चाहे अपने तल्लुकात रख सकता है और सबके साथ, यानी उन्होंने एक जेस्चर दिया वो भी। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये जो चाइनीज ब्लॉक है इसकी अहमियत ज्यादा होगी, इनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, ये विलिंग भी हैं, इनकी जरूरत भी है, यहाँ से इन्होंने गुजारना है इस सीपैक को। और इसी में हम अगर इस गिवन सिचुएशन में देखें, यहाँ कोई और इनकलाब तो होता नजर नहीं आता। एक यही हो सकता है कि अगर ये सीपैक
कंप्लीट हो जाए तो उससे पाकिस्तान एक इस राहदारी का बहुत बड़ा फायदा उठा सकता है। मगर इसके लिए बड़े सवालिया निशान इसलिए भी हैं, रवायती तौर पर हम अमरीकी ब्लॉक में रहे हैं और हमारी रूलिंग इशराफिया के ज्यादातर मफादात, जो निजी मफादात हैं, वो अमेरिका से ज्यादा मुंसलिक है। तो ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक लगता है। इस हवाले से खबरें ये भी हैं। सब ये बताइएगा कुछ बात भी की है ऑपोजिशन। जी बताएं, मुकम्मल कर लें। जी मैं मुकम्मल कर चुका हूं कि यही एप्रीहेंशन चाइना की भी है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग इशराफिया है वो किस हद तक इस बदली हुई दुनिया से फायदा उठाती है और चाइना का जो सी पैक का उसे मैक्सिमम कैसे बेनिफिट कर सकती है। जी ठीक है, ये बताइएगा कि ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त लोकल लेवल पे जो इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, इस हवाले से तो बड़ी सरगर्म नजर आ रही है। और अभी थोड़ी देर में मैं अगली स्टोरी जो करने जा रहा हूँ वो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स के हवाले से है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे के साथ एक बार फिर बगलगीर हो रहे हैं इस हुकूमत को घर बेचने के लिए। और ना सिर्फ एक दूसरे के साथ बगलगीर हो रहे हैं बल्कि वो इत्तेहादियों तक भी पहुंच रहे हैं। अभी मीटिंग्स भी हो रही हैं उस हवाले से। तो वो एक तरफ तो तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि जी तहरीक अदम एतमाद का फैसला हो गया और अब नाराज अरकान को रब्ता किया जाएगा और उनको अपने साथ में लाया जाएगा। दूसरे लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, खासतौर पर दौरा चीन के हवाले से, इस पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए। ये कहा गया कि सी पैक की नाकामियों पर खान साहब माफी मांगने जा रहे हैं या फिर वो वहां पे भीख मांगने जा रहे हैं, कर्ज लेने के लिए जा रहे हैं या कोई वजाहतें देने के लिए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला रवैया क्या दुरुस्त है? और दूसरा, जितनी भी तनकीद हो रही थी, क्या उस तनाजुर में देखा जाए तो ये दौरा कामयाब था, खासतौर पे दहशतगर्दी की वो लहर जिसके बाद चाइना के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, ये तमाम जो तनकीद हो रही है वो एक बुनियाद पे अपोजिशन कर रही है। वो कुछ बाद मफरूजों या बाज जो उनके ख्याल में कंट्राडिक्शंस हैं एस्टेब्लिशमेंट की और जो एग्जेक्टिव ब्रांच की, उस पे बुनियाद बना के वो आज जितना खेल और आज जितने टॉक शोज हुए उसी हवाले से हो रहे हैं। हम ये देख चुके हैं कि इससे पहले भी ये इस तरह एक बनता है बुलबुला सा, फिर खत्म हो जाता है। अब वो कह रहे हैं जी 23 मार्च तक हम जो है नो कॉन्फिडेंस भी ले आएंगे, एक बहुत बड़ा हम जुलूस भी निकाल लेंगे और ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। तो मुतजाद खबरें आ रही हैं। तो अपोजिशन में सबसे अफसोसनाक बात यह है, अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, इवन जो हमारे कौमी मफादात पर मबनी इश्यूज होते हैं उस पर भी जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा हमें किसी और मुल्क में नजर नहीं आता। लोग लड़ते भी हैं, बहस भी करते हैं, सियासत भी करते हैं, वहाँ पे एक दूसरे पे इल्जामात भी करते हैं, लेकिन जो एक मुश्तरका एक इश्यूज होते हैं वहाँ पे एक जाइंट पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है जो हमारे यहाँ नजर नहीं आता। ये मफरूजा आज के दिन चल रहा है, कल देखेंगे कि अब कौन एक पेज पे है और कौन दूसरे पेज पे नहीं पहुंच रहा। बहुत बड़े इश्यूज हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं और उसमें लेट्स नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स, लेकिन देखना है कि खान साहब कैसे ये उनके अब आखिरी 1.5 साल जो है इस दौर का, इसमें वो कैसे फेयर करते हैं और अपोजिशन जो है वो किस हद तक उनकी कमजोरियों से फायदा उठाने की कोशिश करती है, जो कि वो बहुत कोशिशें कर रही है कि उसको किसी तरीके से खान साहब को इस स्कीम ऑफ इररेलेवेंट बना सके। बट इट वोंट बी इजी, क्योंकि अपोजिशन भी आपस में कोई किसी इखलास की बुनियाद पे नहीं है, मफादात की बुनियाद पे इकट्ठी है। जी कायद साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। ऑपोजिशन के हवाले से जो बात हो रही है, यही हमारी अगली स्टोरी है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं कि कुछ अरसा से मुराद कि जब इमरान खान अभी ऑपोजिशन में थे और वजीर आजम नहीं बने, इमरान खान पॉलिटिकल फोर्स भी उस तरह से नहीं समझे जाते थे, तो जो सियासी हरीफ होते थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होते थे। और ये आज की बात नहीं है, बड़ी पुरानी बात है। अगर मैं आपको 90s की दिहाई में ले जाऊं तो फिर तो मामलात और ज़्यादा ख़राब थे। वो मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से जवाब देती थी, वो अपनी जगह पर मौजूद है बातें। लेकिन अभी जब मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी ऑपोजिशन थे, तो शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हुआ था 2013 में इलेक्शन से पहले, ये सुने। और फिर जरदारी साहब क्या कहते थे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके क्या ख्यालात थे? और वो कहते थे कि अगर हमने मियां नवाज शरीफ को अब माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। ये भी सुन लें। अब इसको निकालना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब अगर हमने मियां को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे।
उसके बाद इमरान खान वजीर आजम बन जाते हैं, और जब इमरान खान वजीर आजम बन जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोनों अपोजिशन का हिस्सा बन जाते हैं। अब जब दोनों अपोजिशन का हिस्सा बन जाते हैं तो दोनों ये फैसला करते हैं कि हमें किसी तरह से इमरान खान को घर भेजना है। इमरान खान अगर हुकूमत में बैठे रहते हैं तो सियासी तौर पर दोनों का नुकसान है। फिर दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बतें बढ़ती हैं। अब अगली जनरेशन सामने आ जाती है, मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और इसी दौरे हुकूमत में इमरान खान के दोनों में कुर्बतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं सियासी तौर पर, और क्या कहा जाता है एक दूसरे के हवाले से सुनिए। लेकिन फिर कुछ मामला तय हो नहीं पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम ये चाहती है कि असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं थी कि उनकी तो सिंध में हुकूमत थी, और वो कह रहे थे अगर इस्तीफे दिए जाते हैं तो भाई आप लोगों की तो हुकूमत है नहीं, आप लोग तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन सिंध में हमारी जो हुकूमत है हम उससे हाथ धो बैठेंगे, और हमारी जो वजारतें और सिंध के फंड्स इस तरह से हमारे पास आते हैं, वी डोंट वांट टू लूज दैट। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि इस हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें और इस हुकूमत को घर भेजें आईनी तरीके से, लेकिन ये लॉन्ग मार्च करके। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीडीएम और मौलाना फजलुर रहमान का ये मौकिफ था कि इस्तीफे दिए जाएं। तो जब ये मामला तय नहीं हो सके तो फिर एक दफा दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए, और फिर क्या कहा एक दूसरे के हवाले से ये भी सुनो। अगर मैंने इशारा ना करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट सिलेक्टेड हैं। हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा। और फिर ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक दफ़ा दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि ये लोग तो अपनी मट्टी में दफन भी नहीं होना चाहते, और फिर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या कहा? हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? यानी कि वो कह रहे थे कि वो इस धरती में नहीं मरना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ है। आसिफ अली जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ के हवाले से स्टेटमेंट पास कर रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई है, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे, मरियम साहिबा भी थी, उसके बाद बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, ये भी सुनिए। अब सिलेक्टेड कौन है? आपने ट्वीट किया था बिलावल साहब के लिए, अब बता दें अब सिलेक्टेड कौन है? जो सिलेक्टेड था वो अब ऑन हिज वे आउट है। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। कैसा अब ये बताइएगा कि ये जो जितनी भी मैंने शॉट्स दिखाए हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के पहले खिलाफ थे, उसके बाद इमरान खान हुकूमत में आते हैं, फिर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं ये इमरान खान को घर भेजने के लिए, उसके बाद मामला तय नहीं पाते, फिर खिलाफ हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बड़ी सख्त बातें, गद्दारी तक के इल्जामात लगाते हैं, और अब दोबारा एक दफा इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि इत्तेहादियों के भी मिल रहे हैं अपने अपने तई। तो आपको लगता है कि ये कामयाब हो पाएगा? ऑपोजिशन जो करना चाह रही है और इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी और इत्तेहादी साथ मिल जाएंगे? गो के अभी ताजा खबर यह है कि चौधरी बरादरान ने इनकार कर दिया तहरीक अदम एतमाद में सपोर्ट के लिए। देखिए, ये हमेशा ही मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है और ये हमेशा ही काउंटर प्रोडक्टिव रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की जो भी शक्ल ओवर द ईयर बन गई हो, मुस्लिम लीग नून का जन्म ही पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया था ज़िया-उल-हक के दौर में, और यही इसका मैंडेट था। और इसी की बुनियाद पे इसको जो है स्टेट ने बहुत ज्यादा वाकओवर्स भी दिए। तो मुस्लिम लीग नून को तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ मुस्लिम पीपल्स पार्टी से जब भी उसने पींगे बढ़ाई हैं, लेकिन ये मैं पहले भी कहता हूं कि पीपल्स पार्टी के लिए केस ऑफ डेथ था, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहरहाल तारीख के अंदर बनी थी, 68-69 की मूवमेंट के बाद बनी थी, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में नहीं बनी थी। तो लिहाजा ऐसी पार्टियां जो हैं वो दे आर मोर लाइकली टू लूज जब वो कंप्रोमाइजेस करती हैं, तो फिर उनका जो नजरियाती वर्कर है, आप जानते हैं यही लाहौर है, यहाँ सारी सीटें पीपल्स पार्टी निकाल लिया करती थी, अब जो है लड़काने तक पहुंच गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की भी जो इनका आपस में मोहब्बत और चाहत है, ये बिल्कुल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, कोई नजरियाती खेल नहीं है। हर कोई अपनी अपनी जाती खानदानी जो पावर और क्लाउट है और जो अपनी अपनी ओलिगार्कीज हैं
उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, डायनेस्टीज को बचाने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि इमरान खान जो कि कई वजूहात की बिना पर नहीं डिलीवर कर पाए, जो उन्हें ऐद मिला, जिस निज़ाम पे उनका यकीन था, ये तमाम फैक्टर्स ऐसे थे जो उनको जिन्होंने इमरान की जो एक हाइप थी उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन आज तक कामयाब क्यों नहीं, और आइंदा भी यही मसला है। मसला ये है कि अगर यहाँ पर कोई कंट्राडिक्शंस पैदा हो भी चुकी हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो व्हाट नेक्स्ट, आगे किसको लेके आए? ये दोनों तो 10-10 दफा आ चुके हैं, मैं मुहावरतन कह रहा हूं। तो आगे क्या करना है? एक इंतहाई खौफनाक माशी बोरान जो ना सिर्फ हमें, पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले रखा है, उससे हम कैसे निकलें? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या करेंगे? डॉलर्स कहां से आएंगे? यहाँ की इशराफिया को मुंह जोर घोड़े को कैसे रोकेंगे जो खाने पीने से जो है वो जिनका पेट ही नहीं भरता? तो ये तमाम वो सवालात हैं, हटा दें उसको। बल्कि मैं अगर आप लेकिन कैसा मैं ये देख रहा हूं कि जब से ये सियासी हलचल शुरू हुई है, जब से ऑपोजिशन की पार्टियां एक दूसरे से मिलना शुरू हुई हैं, दोबारा मीडिया में ये गुफ्तगू हो रही है कि इमरान खान की हुकूमत क्या चली जाएगी, क्या खतरे की घंटी बज गई है। आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद को कामयाब नहीं करवा सकी, ये ऑपोजिशन जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद को कामयाब नहीं करवा सकी, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। जो सिंपल बिल्स थे, मिसाल के तौर पर मिनी बजट के हवाले से इनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल के हवाले से वो ख्वाजा आसिफ साहब इसको जोड़ते थे सकूत ढाका के साथ, और वो कहते थे या 1971 में सरेंडर हुआ था या उसके बाद अब ये हुकूमत मुआशी सरेंडर करने जा रही है और स्टेट बैंक को IMF के साथ गिरवी रखवा दी। और फिर जिस दिन वोटिंग होनी थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वहां पे मौजूद नहीं है और ऑपोजिशन के दीगर बहुत सारे मेंबरान 11 के करीब वहां पे मौजूद नहीं है। तो ये ऑपोजिशन जो सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल जो इनके दिल के इतना करीब था कि वो उसको गद्दारी के साथ जोड़े थे और सकूत ढाका के साथ जोड़े थे, उसको पास होने देती है और उसको नहीं रोक पाती है। तो ये ऑपोजिशन इस बार इमरान खान की हुकूमत को घर भेज पाएगी आपके ख्याल में? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये कैसे भेज पाएंगे और कहां से ये सपोर्ट मस्टर करते हैं। मुझे तो ये मैं ये समझता हूं कि अगर ये भेज दें, मान लेते हैं भेज दें, इमरान खान विल बी द लकीएस्ट पर्सन। ये मैं आपको बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि 3 से 4-6 महीने ये निकाल के दिखा दें। ये जिस किस्म की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दुनिया में हो रही है, ये कैसा ऐद है जिसमें तारीख इंसानी का सबसे बड़ा साम्राज्य न सिर्फ लागर हुआ है, बल्कि 2024-25 में वहां सिविल वार की प्रिडिक्शंस मैं नहीं कर रहा, फाइनेंशियल टाइम्स और CNN कर रहा है। तो इतना बड़ा इतना बड़ा इस निजाम के अंदर रहते हुए कोई माई का लाल क्या करेगा? मैं इवन चाइना की बहुत सी कंट्राडिक्शंस है जो जिसमें लोग बात नहीं कर रहे, खासतौर पर जो उनका प्रॉपर्टी का बबल बस्ट हुआ है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो भेज के देख लें जरा। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए एक और बहुत बड़ा सवाल है, हु इफ नॉट इमरान, क्या करें, किधर से लेके आए? देखे ना, अब बात यह है कि इकोनॉमिक मॉडल को रिविजिट करने की तो कोई बात नहीं करता, वाहिद हल वही है। अगर आप उन मुल्कों को देखें जिन मुल्कों ने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की है और वेलफेयर करने में कामयाब हुए हैं, चाहे वो गरीब थे चाहे वो अमीर थे, तो उन्होंने इस 1980s के मॉडल को रिविजिट करके उसमें बुनियादी तब्दीलियां की हैं। वो कौन करेगा? ये करेंगे या इनको पता भी है कि क्या उस निजाम का नाम आता है इनको जो हुकूमत में आने के लिए बेताब है? ये बात आपकी सही है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? ये बात तो दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस अभी तक बिल्कुल भी उस हवाले से मुतमिन नहीं थी जिस तरह से तवक्कुआत थी या जो उन्होंने वादे किए थे। बल्कि मैं देख रहा था कि तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का ये स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी आने वाले दिनों में मजीद टैक्स लगाया जाएगा। अभी मिनी बजट के हवाले से ये लोग डिफेंड कर रहे थे और अपोजिशन उसके ऊपर बहुत शोर मचा रही थी। और अपोजिशन को तो एक तरफ रख दें क्योंकि पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि वो सियासी लोग हैं, उनका असल मकसद जो है वो अपना इक्तदार हासिल करना, इक्तदार के ऐवानों में बतौर वजीर बतौर मुशीर पहुंचना और उसके बाद फिर उस प्रोटोकॉल को एंजॉय करना, ताकत को एंजॉय करना, इस गले सड़े फरसूदा निजाम में बेनिफिशियरी के तौर पे उभरना, वो उनका मकसद है। लेकिन जो एक आम आदमी है वो बड़ा मिनी बजट से मुतासर हुआ था। तो अब आने वाले दिनों में अगर और टैक्स लगा दिए जाते हैं तो आपको लगता है कि फिर ऑपोजिशन की ये जो मूवमेंट है तरीके से कोई तकवीयत मिल सकती है? इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि अब हम जलसों की मुहिम का आगाज कर रहे हैं। आपको लगता है ये दुरुस्त है? क्योंकि जो हुकूमत होती है वो तो मेरा ख्याल है जलसे नहीं करती, उसके पास तो तमाम रिसोर्सेज और रियासती इख्तियार होता है और वो डिलीवर करती है, परफॉर्मेंस देती है। जलसे तो ऑपोजिशन का काम है। तो ये इमरान खान साहब अब जलसों के मुकाबले में जो जलसे करने जा रहे हैं, इज ही गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? सईद कायस साहब।
ये उनके जो करीबी हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम के तौर पर वो से ले रहे हैं, ये उनका कहना है, कहां तक दुरुस्त है। लेकिन जहां तक आपने मूवमेंट की बात की है, मूवमेंट ना चलने की सबसे बड़ी वजह अपोजिशन है, क्योंकि मूवमेंट चलने के जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे आज मौजूद हैं और बेशतर दुनिया के मुल्कों में मौजूद हैं, सिवाय एक के, क्रेडिबल लीडरशिप। अब अपोजिशन में क्रेडिबल लीडरशिप किसके पीछे निकले? इस निजाम के हवाले से तो मुंह से बात नहीं निकलती, इसके सारे बेनिफिशरी हैं। ये जो ऊपर जो ट्रिकल डाउन हो गया, टका नीचे नहीं आया, सारा माल तो ऊपर गया है, और वो है किसके पास? इन पॉलिटिकल खानवादों के पास है। 80% मैशत पर तो इन लोगों का कब्जा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर यहाँ मूवमेंट नहीं चल रही तो उसकी बुनियादी वजह एक तो अपोजिशन है और उसकी लीडरशिप का डिस्क्रेडिट होना है, और दूसरी बात ये कि ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली स्टोरी पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं ये ऑपोजिशन जिस तरह से इत्तेहादियों के साथ रवाबित कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी साहब को होस्ट किया गया और वहाँ पे जो सियासी गुफ्तगू हुई उसकी भी मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन खबर ये सामने आई है कि चौधरी बरादरान से जो रिक्वेस्ट की आसिफ अली जरदारी साहब ने कि तहरीक अदम एतमाद लाने में आप हमें सपोर्ट करें, उन्होंने माजरत कर ली है और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इमरान खान के साथ हैं। और कल भी परवेज़ इलाही साहब का ये ट्वीट था कि इमरान खान एक सच्चा आदमी है तो हम उसका साथ देंगे और 5 साल इस गवर्नमेंट को पूरे करने चाहिए। तो इससे पहले वो भी ये इससे हट के है कि जब भी कोई भी अहम मामला आता था जहाँ पे हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्तेहादियों की सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, तो वो गैर मशरूत सपोर्ट कभी भी नहीं गई थी। उसमें बहुत सारी बातें की जाती थी, बताया जाता था कि जी ये आपकी खामियां, ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो पहले ये इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से क्या बातें करते रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। तो जब इत्तेहादियों का दिल करता है तब इन्हें अवाम की अज़ियत याद आ जाती है, और जब इनका दिल करता है तो तब ये कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं क्योंकि वो सच्चा आदमी है। बात कुछ और है। बात यह है कि इत्तेहादियों के बहुत सारे मामला जिसमें उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से इक़्तिदार में ज़्यादा शराकतदारी चाहिए होती है या कोई रिलीफ चाहिए होता है, जब वो उनके मामला तय हो जाते हैं, जब वो अपने मफादात पूरे कर लेते हैं, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो इत्तेहादियों की बैसाखियों के सहारे हुकूमत बनाए खड़े हैं। और अगर ये इत्तेहादी अपनी जगह से हिलते हैं तो इमरान खान की हुकूमत को खतरा है। ऑपोजिशन अब ये चाह रही है कि किसी तरह तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और उसको कामयाब कराया जाए। उसके लिए ना सिर्फ इत्तेहादियों को अपने साथ शामिल किया जाए बल्कि वो हुकूमती नाराज अरकान जो इमरान खान साहब से मुतमिन नहीं है क्योंकि कुछ ओहदे उन्हें नहीं मिले या फिर उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, उनको भी अपने साथ शामिल किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल ये इत्तेहादी इमरान खान के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने की बात करिए, इस हवाले से वजीर दाखिला शेख रशीद ने क्या कहा, सुनिए। ये कह रहे हैं कि हम घर भेज देंगे जनाब, ये मुंह और मसूल की दाल। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल देंगे। फजलुर रहमान साहब, कल आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाला है। और फवाद चौधरी ने क्या कहा, ये भी सुने। 5 फरवरी के दिन यौम यकजहती कश्मीर का दिन था, उसको यौम यकजहती चोरा डिक्लेयर किया और यौम यकजहती क्रिमिनल्स डिक्लेयर हुआ। आज बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग लफ्ज़ में जितने हिज्जे हैं, लॉन्ग में जितने अल्फाज हैं, उतने आपके पास लोग भी नहीं हैं। मुझे ज्वाइन किया पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने। हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि ये ऑपोजिशन जिस हद तक कामयाब होगी नहीं होगी वो तो एक अलग डिबेट है। थोड़ी देर पहले इसी पर बात हो रही थी कि पहले भी बहुत दफ़ा वो तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश कर भी चुके हैं और एक दफ़ा लेकर भी आए लेकिन नाकाम हुए। वो अपनी जगह पर एक बहस है। लेकिन ये जो अपोजिशन बार बार मुतहरक होती है और आपकी हुकूमत के हवाले से तनकीद करती है परफॉर्मेंस को लेकर के, अवाम बड़ी तंग है, महंगाई बहुत हो गई है, मिनी बजट आ गया, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। इत्तेहादियों ने यहाँ तक कह दिया कि अब हुकूमत अवाम की जो अजियत है उसको सामने रखते हुए हमारा इनके साथ चलना मुश्किल हो गया। तो क्या वजह है कि आप लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से ऑपोजिशन को बार बार मौका मिलता है ये स्ट्रैटेजी बनाने का कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए? एहतशाम, पहले तो ये देख लें कि दुनिया हमारी हुकूमत के बारे में क्या कहती है, उसके बाद मेरी या किसी और की बात की अहमियत आती है। हमारे प्रोग्राम जो हैं, एहसास प्रोग्राम, पूरी दुनिया के क्रेडिबल इदारे उसकी तारीफ कर रहे हैं।
अच्छा, जब आप देखते हैं इकोनॉमिस्ट को, वो कहता है कि पाकिस्तान टॉप 3 ममालिक में है जिन्होंने अपने लोगों को भी बचाया, अपनी इकोनॉमी को भी बचाया, नॉर्मलाइज किया। WHO कहता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ब्लूमबर्ग ये कहता है कि अगले 10 साल हाई ग्रोथ ईयर्स हैं क्योंकि आपके मुल्क ने सही स्ट्रेटजी अपनाई। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि आपकी ग्रोथ 5.3% है और हुकूमत के तीसरे साल है और सस्टेनेबल ग्रोथ है, जिसको ब्लूमबर्ग वेरीफाई करता है। अब आप मुझे बता दें कि मैं ब्लूमबर्ग की बात सुनूं, इकोनॉमिस्ट की सुनूं, वर्ल्ड बैंक की सुनूं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की सुनूं जो कहता है कि इमरान खान की मिसाल कायम होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज में, या मैं इन लोगों की बात सुनूं जिनके चपरासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपया निकलता है और जो इकट्ठे होकर इनकी तो चले बात ना सुने एहसान कामिल साहब, लेकिन अवाम की तो सुने कि इन्होंने इकट्ठे होना है या इन्होंने अलग होना है। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी बात तो चलें, आप बेशक ना सुने, लेकिन अवाम की बात तो सुने। आपको नहीं लगता कि महंगाई है और आम आदमी का जीना वाकई मुश्किल हुआ हुआ है? और जहां तक आप वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ये भी है कि पाकिस्तान में वो लोग जो खते गुर्बत से नीचे अब जा चुके हैं वो तकरीबन 40% के करीब है, जो कि काफी अलार्मिंग है। दूसरा, ब्लूमबर्ग के हवाले से बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसका आप हवाला दे रहे थे, लेकिन यही ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट भी दे चुका है कि पाकिस्तानी करेंसी जो है इट इज द वर्स्ट परफॉर्मर इन एशिया। सबसे बुरी कारकर्दगी पाकिस्तानी रुपए की है। तो ये इदारे पाकिस्तान के हवाले से ये बातें भी कर रहे हैं। रुपए की कारकर्दगी के पीछे क्या चीज कार फरमा होती है, मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 चीजें हैं। बुनियादी तौर पर आपकी बरामदात हैं, और आपकी बरामदात इस वक्त आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लें, सबसे ऊपर है। अब अगर 70 साल से आपके हुक्मरानों ने इंडस्ट्री नहीं लगाई तो 2018 से कोविड के बावजूद तो यही काम हो सकता था। आपकी रेमिटेंसेस 20 अरब डॉलर पे थी, आज 31 अरब डॉलर की तरफ जा रही है। आपका रेवेन्यू 3800 अरब पे छोड़ के गए, आज 6000 अरब से ऊपर जा रहा है। महंगाई अपनी जगह है, महंगाई से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो दुनिया अब मान रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने मुश्किल और सही फैसले किए हैं, इकोनॉमी को सही फाउंडेशंस पे रखा है। अब इन्फ्लेशन जो है ग्लोबल मसला है, जैसे कमोडिटी प्राइसेस इंशाल्लाह नीचे आएंगी, पाकिस्तान में भी बेनिफिट पास ऑन होगा। समझना ये है कि ये ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कहती है कि इन्फ्लेशन ग्लोबल मसला है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी अक्सर ये कहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक में उसका शुमार होता है, लेकिन पिछले हफ्ते मैं ये प्रोग्राम कर रहा था जिसमें मैंने रिपोर्ट किया था कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान दुनिया के सस्ते तरीन मुल्कों में शामिल है, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन रेट इस वक्त तकरीबन 13% के करीब है, जबकि हमारे ही खत्ते में भारत का इन्फ्लेशन रेट 6% से कम है, बांग्लादेश का इन्फ्लेशन रेट 6% से कम है। तो जब बांग्लादेश और भारत का रेट 6% से कम है तो फिर हम किस तरह से कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है? एक, और दूसरा, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के हवाले से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जी अमेरिका में भी महंगाई हो रही है, तो सर वहां पे कुव्वत खरीद भी तो देखे ना, वहां पे एक मिनिमम वेज जो मजदूर को मिलती है वो भी तो देखे। उसका मुकाबला हम यहाँ पे मजदूर किसान या आम आदमी के साथ तो नहीं कर सकते। अच्छा देखिए, दोनों बातें शाम ठीक हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात को समझते हैं पाकिस्तान दुनिया के सस्ते तरीन ममालिक से भी है और इन्फ्लेशन भी इस वक्त ज्यादा है। ये दोनों अलग चीजें और दोनों अपनी जगह ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा है कि इन्फ्लेशन से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या इकोनॉमी का सोल इंडिकेटर इन्फ्लेशन होता है? और अगर इन्फ्लेशन होता है तो आप जरा 2008 से 2013 का इन्फ्लेशनरी साइकिल चेक करें। पाकिस्तान में जितनी बड़ी इन्फ्लेशन की वेव्स आई हैं, तमाम की तमाम टॉप 3 पीपल्स पार्टी लेकिन सर आपने उनसे तो वो तो 20% से भी ऊपर चला गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, बट यू नॉट सपोज्ड टू फॉलो देम ऑफ कोर्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने जब इकोनॉमी को असेस करना है तो आपने अपना टैक्स नेट देखना, आप पैसे कमाते कितने हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। कितनी हमारी ग्रोथ अब आई है? 5.3%, जितनी PMLN ने 5 साल में अपने खजाने खाली करके जिस ग्रोथ पे पहुंचे थे। इन्फ्लेशन अपनी जगह है, और मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, 5.3% है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी की जिंदगी तक नहीं पहुंचा है। वो कब पहुंचेगा? वो कहता है कि चीनी में जितने पैसों में पिछले दौरे हुकूमत में खरीदता था उससे डबल कीमत पे आप खरीद रहा हूं, आटा उससे डबल कीमत पर खरीद रहा हूं, दीगर अशियाए खुर्दोनोश उससे डबल कीमत पर खरीद रहा हूं। तो अगर आप ग्रोथ रेट को 5.3% पर भी ले गए हैं, इट डज नॉट रियली चेंज द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन।
एहतशाम, आपने ज़बरदस्त सवाल किया है, क्योंकि ग्रोथ के साथ कोई भी मुनासिब आदमी ये सवाल करेगा कि इसका फ़ायदा आम आदमी को कैसे पहुंचेगा। देखिए, ट्रिकल डाउन जो है ना, ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ट्रिकल डाउन का वेट नहीं किया। हमने मईशत का पहिया चलाने के लिए एक तरफ ग्रोथ को सपोर्ट किया है, और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा एहसास राशन प्रोग्राम है, एहसास कैश ट्रांसफ़र है, सेहत कार्ड है। हमने बेयक वक्त वो पैसे लोगों को डायरेक्टली देने हैं, उनको मदद करनी है, ताकि आपका जो पिसा हुआ तबका है उसको सपोर्ट करें। इस वक्त उनका जो सेहत का बजट है वो हुकूमत के सर पे है, उनके राशन का जो 30% बजट है वो हुकूमत के सर पे है, जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको कैश ट्रांसफ़र की जा रही है। तो मेथड ये है कि एक तरफ ग्रोथ का फ़ायदा आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन होगा, दूसरा हमने बॉटम ऑफ द पिरामिड के साथ आज काम करना है, ग्रोथ के ट्रिकल डाउन होने का इंतजार नहीं करना। यही हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी और इसी की दुनिया तारीफ कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ये तनकीद होती है कि बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब लगाया इमरान खान साहब ने इसलिए कि वो सूबे को डायरेक्टली खुद चलाना चाहते हैं, तो अगर वो किसी और आदमी को ले आते तो शायद वो उस तरह से मुमकिन ना होता। तो आप क्योंकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, किस हद तक फैसले पंजाब के उस्मान बुज़दार साहब खुद कर रहे होते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुदाखलत या इंटरफेरेंस किस हद तक है, किस हद तक वो फैसले करते हैं? देखिए, बड़ी क्लियर बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन इमरान खान का विजन है, और इम्प्लीमेंटेशन सारी की सारी पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत कर रही है, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और उनकी क़यादत में पंजाब की काबीना कर रही है। और मैं जो ये लोग बात करते हैं वो परफॉर्मेंस की बात करें ना, आप मेरे से सेहत की शोबे की बात करें, आप मेरे से एजुकेशन के शोबे की बात करें, इरिगेशन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, रोड्स की बात करें, मैं आपको बताऊं यूनिवर्सिटियों की बात करें। ये लोग परफॉर्मेंस की बात नहीं करना चाहते, ये जो है ना नैरेटिव को चेंज करने की बात है। आपने पंजाब इस वक्त तमाम सूबों में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 7,000 स्कूल हम अपग्रेड कर चुके हैं, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, ये आप एक सर्वे भी आया था जिस सर्वे में बताया गया कि उस्मान बुज़दार साहब इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जब सर्वे आता है तो फिर पता लगता है उस्मान बुज़दार बेहतरीन वजीर आला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पंजाब कब बलोचिस्तान से पीछे था परफॉर्मेंस में, पंजाब कब सिंध से पीछे था परफॉर्मेंस में, पंजाब कब KPK से पीछे था परफॉर्मेंस में। इवन जब मियां शहबाज शरीफ का दौर था या परवेज इलाही साहब का भी दौर था मुशर्रफ साहब के जमाने में, तब भी पंजाब इन तमाम सूबों से आगे था। तो अगर आप लोगों ने अपना मुकाबला करना ही है तो आप KPK, सिंध और बलोचिस्तान से कर रहे हैं, तो उनसे तो हमेशा से पंजाब आ गई था। तो ये किस किस्म का सर्वे था जिसके बाद उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कहा गया कि ही इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, ऐसे जैसे शायद लंदन के मेयर से उनका मुकाबला हो गया या किसी और स्टेट के हेड से उसका मुकाबला हो गया? जी देखिए, आपका सवाल तो ऑब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी पे बेस्ड है ना। सिंध के सियासतदानों के सवाल पूछें, सुन ले तो लगता तो ऐसे जैसे वो स्विट्जरलैंड के पॉलिटिशियन है, उनकी बात सुनकर तो ऐसे लगता है। देखिए, पाकिस्तान बहरहाल एक तरक्की पजीर मुल्क है, पंजाब के अंदर कोरोना भी आया, हमारी वैक्सीनेशन सबसे आगे। अब पंजाब का मुकाबला आपने अपने पीयर से ही करना है ना, आपने यही देखना है कि पंजाब 2-3 तरीके कंपेयर करने के, या आप बाकी सूबों से कंपेयर कर लें या आप सेक्टर बाय सेक्टर कंपेयर कर लें। आप मुझसे पूछें कि अजान साहब क्या किया पंजाब ने सेहत के शोबे में, मैं आपको बता देता हूँ। हमने सेहत कार्ड 400 अरब रुपए से हमने सेहत कार्ड लॉन्च किया है, हम 10 नए अस्पताल बना रहे हैं। आप मुझे पूछें एजुकेशन में क्या किया है, मैं आपको बताता हूँ। हमने 7,000 स्कूल अपग्रेड कर लिए हैं और 27,000 पे हमने उनको लेके जाना है। आप मुझसे पूछें जी हायर एजुकेशन में क्या किया है, मैं आपको बताऊं हमने 21 नई यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, 6 बन गई हैं, 3 बन रही हैं और बाकी बन रही हैं। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। हमने इरिगेशन के अंदर पंजाब की हद तक, मैं अभी फेडरल जो 3 बड़े डैम है उनकी बात नहीं करता, 70 साल में वो कैपेसिटी ऐड नहीं हुई जो हम 4 डैमों से ऐड कर रहे हैं। तो या सेक्टर बाय सेक्टर बात कर लें या सूबे को सूबे से कंपेयर कर लें। इसके अलावा मेरे पास तो कोई और मेट्रिक नहीं कि मैं पंजाब की परफॉर्मेंस आपके सामने रखूं। और जो लोग बात करते हैं पंजाब पे, वो ये नहीं देखते कि सिंध के ऊपर पिछले 30-40 साल से क्या हाल है। इसके ऊपर तो बहस हो सकती है अजान साहब जनाब जी, इसके ऊपर तो बहस हो सकती है कि आपके दौरे हुकूमत में कितना काम हो रहा है और पिछले दौरे हुकूमत में, मिसाल के तौर पे मियां शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कितना काम हुआ था डेवलपमेंट का या इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिल्ड हुआ था, ये हम किसी दिन कर सकते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। मिसाल के तौर पे सानिया मरी हुआ,
तो उसके बाद फिर बहुत तनकीद इस बात पे बुज़दार साहब पे हुई कि 30 घंटे बाद वो वहाँ पर पहुँचे और वो भी जहाज़ के ज़रिए गए, और फिर ऊपर से जब तमाम मामला सेटल हो चुका था फिर बुज़दार साहब को दिखाया गया एक फुटेज उनकी सामने आई वीडियो जिसमें वो ऊपर से जायज़ा ले रहे हैं कि अब मामलात कैसे हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब बाद में वो जो रिपोर्ट आई जिसके बाद तमाम लोगों को फ्रॉम बॉटम टू टॉप सबको सस्पेंड कर दिया गया, तो उसमें जो मामला थे कि जी मरी में बर्फ पड़ने से पहले वजीर आला के लेवल पे एक आला सतह मीटिंग होती थी और उसमें कुछ फैसले लिए जाते थे, फंड्स रिलीज किए जाते थे। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वाज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन। और एक एसओपी है मरी के हवाले से 9 पेज का, उसको भी फॉलो नहीं किया गया। तो बुज़दार साहब से पूछने वाला कौन है? मैं आपको 2 मिनट का इसका जवाब दे देता हूँ बड़ी जल्दी। जिस वक्त इस हादसे की इत्ला आई उसके 1 घंटे के बाद मैं खुद वज़ीर आला पंजाब के साथ था और तमाम वाक़यात का मैं ऐनी शाहिद हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस दफ़ा दिसंबर से वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से इंस्ट्रक्शंस जारी हो रही थी और वज़ीर आला खुद इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे थे, SOPs इन प्लेस थी, इम्प्लीमेंटेशन में गैप आया। दूसरी बात, कोई फ़ज़ाई जायज़ा नहीं था, हेलीकॉप्टर पे इसलिए गए थे कि अगर बाय रोड जाते तो जिस रोड से लोगों को एवैक्यूएट कर रहे थे वो रास्ते भी बंद हो जाते और लोग वहाँ फंस जाते। वहाँ पे पहुँचे मरी के अंदर मीटिंग्स हुई, लोगों ने प्रेशर दिया कि सर फौरन 1-2 लोग सस्पेंड करें। ये मीडिया, उन्होंने कहा कोई बंदा सस्पेंड नहीं होगा, पहले इंक्वायरी होगी, टाइम बाउंड इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में फैक्ट्स को सर्टेन किया जाएगा, जो भी शख्स जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी, लेकिन बगैर इंक्वायरी के मैंने एक शख्स भी सस्पेंड नहीं करना। जब इंक्वायरी आई, एक लंबी लिस्ट थी लोगों की, 1 लम्हे की ताखीर के बगैर उन्होंने तमाम लोगों को सस्पेंड कर दिया। फ़र्क एहतशाम ये है कि फ़ोटो शूट में नहीं बिलीव करते, ही डज नॉट प्ले टू द गैलरीज। इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है? और आपने इंक्वायरी रिपोर्ट आई एम श्योर के पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ था कि मीटिंग्स भी हुई, उसके मिनट्स भी मौजूद हैं, लेकिन मौके के ऊपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर गैप था। जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे उनका नाम आया, फौरी तौर पर उसी रोज शाम को उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। ये है हकीकत मरी के सामने के बाद की कार्रवाई की। सीएम लेवल पे जो मीटिंग होती थी मरी के हवाले से बर्फ पड़ने से पहले, बुज़दार साहब ने वो भी नहीं की, क्यों? नहीं, कोई देखें ये ऐसी बातें सीएम के लेवल के ऊपर, सीएम कभी भी तहसीलों की मीटिंग नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस होती हैं पिछले साल के ऊपर। इस दफा जब इत्ला आई कि बर्फबारी की है, इंस्ट्रक्शन आप अपनी ना प्रेस रिलीजेस निकाल के पढ़े, मैं आपको भेजूंगा दिसंबर से, एंड इट वाज रिपोर्टेड इन प्रेस। ये कोई ऐसी बात नहीं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, इट वाज रिपोर्टेड इन प्रेस। मैं आपको दिसंबर की क्लिपिंग भेजवाऊंगा जब जो डायरेक्शंस गई हैं। लेकिन मौके के ऊपर ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त खत्म, ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।